बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम ज़ंजीर अदल के साथ मैं हूँ शादाब रियाज़ और नाज़रीन आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट मोहम्मद अज़हर सदीक़ साहब और एडवोकेट हाई कोर्ट ग़ुलाम अब्बास हरल साहब। 3 टॉपिक्स हैं जिस पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सियासतदानों की जो प्रॉपर्टीज़ फ्रीज़ की गई थी उनको फ़रोख्त करने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया है। नैब की जानिब से साबिक़ वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ की मुख्तलिफ जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको फ़रोख्त करने के लिए अहकामात जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे ख्वाजा सराओं को पुलिस में नौकरी ना देने से मुताल्लिक लाहौर हाई कोर्ट में एक रिट दायर की गई है कि इनको नौकरी क्यों नहीं दी जा रही। इसके अलावा तीसरा टॉपिक हमारा जो आज का है वो है नादरा के मुतालिक, जिसमें जो सक्सेशनल सर्टिफिकेट या जो सर्टिफिकेट जारी किए जाते थे वो कोर्ट से लेकर नादरा को दे दिए गए थे। अब उसमें एक रिट दायर की गई है जिसमें कहा गया है कि नादरा से लेके वापस अदालत को दिया जाए जहां से ये डिक्लेरेशन और सर्टिफिकेट्स वगैरह जारी किए जाएँ। अज़हर सिद्दीक़ साहब, आपसे स्टार्ट करते हैं। कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंचाने के इल्ज़ाम में जो सियासतदानों के से मुंजमद किए गए थे उसको फ़रोख्त करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। साबिक़ वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ साहब एवनफील्ड रेफरेंस अपार्टमेंट जो है उसमें नवाज शरीफ साहब पे 8 मिलियन पाउंड की बरामदगी है, उसके सिलसिले में कार्रवाई करनी है और नैब ने एक लंबी चौड़ी लिस्ट जो है वो फराहम कर दिया असिस्टेंट कमिश्नर्स को, जिसमें नवाज शरीफ साहब की जो प्रॉपर्टीज़ लाहौर में भी हैं, उसके अलावा फिर शादरा में भी हैं, मुख्तलिफ मकामात पे जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको सेल किया जाए। अब अज़हर साहब, हरल साहब आपके पास भी बाद में आएंगे, लेकिन पॉइंट मेरा ये है कि नवाज शरीफ साहब की अपील जो है वो अभी इस वक्त पेंडिंग कर दी गई है या रिजेक्ट इस बुनियाद पर कि वो खुद यहाँ पर मौजूद नहीं है और जब नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे तो उसको जो है वो रीओपन किया जाएगा। अज़हर साहब, सवाल आपसे करते हैं स्टार्ट कि अगर ये प्रॉपर्टीज़ फ़रोख्त कर दी जाती हैं और बाद में नवाज शरीफ साहब 6 महीने बाद, साल बाद, 2 महीने बाद वापस आते हैं और अदालत में अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, पेश करते हैं, तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो सेल कर दी गई होंगी तो फिर इनका क्या स्टेटस होगा? बहुत शुक्रिया शादाब रियासत। बुनियादी तौर पर यही तो एक प्रिविलेज और एडवांटेज दिया गया था अदालत ने, इसीलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मौका पूरे ने दिया कि आप आएँ, आकर अपनी अपील को मेरिट पर सुने। एक आदमी खुद भागता फिर रहा, खुद अदालतों में नहीं आ रहा और प्रोसेस पूरा हुआ 87 और 88 ज़ाब्ता फौजदारी की कार्रवाई हम उसे कहते हैं, इश्तिहारी करार देने के हवाले से, और इश्तिहारी की प्रोसीडिंग सारी मुकम्मल हुई, अखबार इश्तिहार हुए, नोटिस सर्व हुए, बाकायदा इंग्लैंड के अंदर स्पेशल आपको पता है एम्बेसी के ज़रिए हमारा जो वहाँ का कौंसलेट जनरल ऑफिस है पूरे एफिडेविट बाकायदा यानी उनके शातें करके अदालत ने एक पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया है। नॉर्मल हालात में तो है यूँ चूँकि यहाँ खुद वो भाग रहे हैं। अब और दूसरी जहाँ तक बात है, एवनफील्ड में जब उन्हें ज़मानत मिली थी तो जजमेंट सस्पेंड हुई थी। अब जजमेंट सस्पेंड होने के बाद अदालत उन्हें बुला रही है तो अदालत वो पेश नहीं हो सके तो इश्तिहारी उसमें भी डिक्लेयर हो चुके हैं। दोनों केस के अंदर इश्तिहारी डिक्लेयर हो चुके हैं और अब अपीलें वो मेरिट पे सुनना चाहें। उनकी बेटी भी आपके सामने है, मेरिट पे सुनवाना नहीं चाह रही, कभी एक बहाना कभी दूसरा बहाना, और आपने लेटेस्ट ही ताज़ा तरीन बहाना पिछली तारीख पे देखा कि वकील चेंज करना है, वकील सही नहीं है, नया वकील आ गया। इरफान काद साहब बड़ा ज़बरदस्त वकील है, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। वो आए तो सही ना, ये सवाल तो वकीलों का बाद में है। वकीलों ने आकर कोई कानून से आगे चीज लेके जानी है, उन्होंने आइन और कानूनी की बात कर रही है, कानून पे अमलदारी की बात कर रहे हैं। आएंगे इरफान कादर साहब ने जाहिर है वकालतनामा अपना दिया है तो आएंगे। हरल साहब की तरफ चलते हैं। हरल साहब, जो अज़हर साहब बात कर रहे हैं इसमें जो थोड़ा सा मतलब मुझे क्योंकि ज़ाहिर इतना का इल्म नहीं है, लेकिन जब किसी मुलजिम को इश्तिहारी करार दे दिया जाता है प्रॉपर तरीके से अदालत की तरफ से तो उसमें जो बाकी के जो मुलजिमान हैं उनके खिलाफ ट्रायल चलता रहता है और ये कहा जाता है कि भाई ये जब भी नज़र आए इसको गिरफ्तार कर लो और अदालत के सामने पेश करो या उसको जेल भेज दो और अदालत के सामने पेश करो और उसका केस बंद कर दिया जाता है। जब वो आएगा तो दोबारा उसका केस, आई थिंक नुसरत भुट्टो केस में भी ये इसी तरह हुआ था। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? ये तो रूटीन मैटर हैं, अदालत के इनकम्प्लीट चलान होता है। उसके बाद जैसे अज़हर साहब ने फरमाया कि 87-88 की कार्रवाई होती है। जब कोई अब्सकॉन्डर डिक्लेयर हो जाता है उसके ये 87-88 की कार्रवाई में अब्सकॉन्डर होता है, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी जो है वो अटैच होती है। जो एग्रीकल्चर लैंड होती है उसमें ये है कि मुतलका जो जहाँ पे होती है वहाँ पे जो असिस्टेंट कमिश्नर होता है उसको
ऑर्डर दिया जाता है कि वो प्रॉपर एक जो है वो नीलामी का बंदोबस्त करे और उसमें उसको नीलाम किया जाए। और जो शहरी होती है उसमें जो कोर्ट होती है वो कोर्ट ऑक्शनर कोई भी मुकर्रर कर सकती है या वकील मुकर्रर कर सकती है, कोई भी होता है, जिसके थ्रू फिर उसकी जो प्रॉपर्टी होती है उसको उसकी ऑक्शन की जाती है। फिर उसमें जो उसको फ़ाइन होता है या जो भी सज़ा दी जाती है उसमें उसके थ्रू वो रिकवर की जाती है प्रॉपर्टी के थ्रू। अब इसमें गुजारिश ये है कि जो नवाज़ शरीफ साहब वाला केस है, इसमें नवाज़ शरीफ साहब जब तक अपील के लिए, क्योंकि इससे बहुत सारे प्रेसिडेंट मौजूद हैं, क्योंकि उन्हें अपील सुनाने के लिए उनका खुद आना वहाँ पे यहाँ पे ज़रूरी है, उसके बगैर उनका फ़ैसला नहीं हो सकेगा। तो वो तो ऐसे ही स्टेटस रहेगा। और जहाँ तक इस बात का सवाल है कि आपने कहा है कि जो ज़मीन है उनकी ऑक्शन हो जाएगी, आगे चली जाएगी, तो बाद में लेटर ऑन वो आ जाते हैं, तो वो जो पेंडिंग अपील है या उसके ख़िलाफ़ उसको दोबारा वो बहाल करवा लेते हैं। तो तब ये होता है कि इसमें ये होता है जब जो चूँकि सुप्रीम कोर्ट तक अभी तक जाना है ये मामला, तो जब सुप्रीम कोर्ट की जब जो भी वर्डिक्ट आएगी इसमें, उसके बाद अगर फ़र्ज़ करें वो प्रॉपर्टी लेना चाहे तो वो दोबारा वापस भी आ सकती है और उसके अगेंस्ट उनको जो भी मुआवजा है वो भी मिला जा सकता है। अज़हर साहब आपकी तरफ आऊँगा, जैसे हरल साहब बात कर रहे हैं, अब एक ऐसे तो फिर लोग खरीदेंगे जो नवाज शरीफ साहब से रिलेटेड प्रॉपर्टी है या इससे जो भी किसी सियासतदान से रिलेटेड प्रॉपर्टी है वो नहीं खरीदेंगे कि कल को वापस करनी पड़ जाए। देखें, मैं अगर किसी की प्रॉपर्टी खरीदता हूँ, मैं कहता हूँ यार वो मियाँ नवाज शरीफ साहब का जो शादरे वाला महल है वो मुझे दे दो, ये मेरे से इतने पैसे ले लो। अब कल को वो वापस आ जाते हैं, तो जैसे हरल साहब कह रहे हैं, तो फिर क्या मुझसे वापस ले लिया जाएगा? मैं नहीं बेचना चाहता। यही तो कानून ने राइट टू फेयर ट्रायल मौके पूरे दिए हैं। कल वो आकर वो प्रॉपर्टी डिमांड नहीं कर सकेंगे एज ए मैटर ऑफ राइट। यानी यहाँ जो अगर मिसाल के तौर पर ये एब्सकॉन्डर का प्रोसीजर कंप्लीट ना हुआ होता, फिर तो उनके कुछ राइट थे, उन्होंने राइट अपने सारे छीन लिए। अदालत आने का, अदालत पेश होने का, वकील का, सारे राइट उनसे छीन गए एब्सकॉन्डर होने की वजह से। और वो एब्सकॉन्डर होने की वजह से टीवी चैनल्स पे भी नहीं आ सकते, आपको पता है इस हवाले से। यहाँ बड़ी सीरियस सी बात है, सुप्रीम कोर्ट तक जाना है अपनी जगह पर, वो अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन चूँकि एक ट्रायल कोर्ट का फैसला मौजूद है, ट्रायल कोर्ट का वो यही तो मेरा पॉइंट है कि अज़हर साहब, कोई भी सियासतदान जिसको ट्रायल कोर्ट ने सज़ा दे दी, ऊपर चला गया, वो हाई कोर्ट में चला गया, अब भी हाई कोर्ट में तो मामला क्लोज नहीं हुआ मेरिट की बुनियाद पे। जैसे आपने बात किया कि मरियम साहिबा जो है वो उसको नहीं चाह रही कि इसका फैसला हो, तो इस तरह की सिचुएशन के अंदर वो 6 महीने साल बाद कोई भी मुलजिम वापस आता है तो जाहिर है फिर उसको ट्रायल का उसका जो हक तो वो महफूज है, क्योंकि वो साइड पे कर देते हैं। देखिए मैं एक बताऊं, ट्रायल तो यहाँ अब होना नहीं है, यहाँ अपीलेट प्रोसीडिंग है, कंटिन्यूएशन ऑफ ए ट्रायल। चले अगर इनकी अपील एक्सेप्ट हो जाती है, मियां नवाज शरीफ अपील यहाँ सियासतदान है उनकी एक्सेप्ट हो गई, मैं बताता हूँ, अपील एक्सेप्ट हो गई। अभी आपके सामने हरल ने बता दिया कि आगे सुप्रीम कोर्ट जाना है, सुप्रीम कोर्ट में आप फर्ज करें वहाँ सुप्रीम कोर्ट जाकर भी एक्सेप्ट हो जाती है, तो वो जो प्रॉपर्टी बिक चुकी होंगी, वो जो पैसा आएगा ना उनका, वो प्रॉपर्टी पे वो राइट नहीं लगा सकेंगे अपना। यहाँ जेल में रखिएगा, वो डिपेंड करता है। यानी अगर ये नॉर्मल केस होता ना तो इट माइट बी ए डिफरेंट पोजीशन। यहाँ जो कि एब्सकॉन्डर डिक्लेयर होने के बाद उन्होंने राइट अपने खुद ही छीन दिया, अपने खुद ही दे दिया, और आपके सामने चीज़ें, इसीलिए अदालत बार बार मौका दे रही है कि कल आकर वो क्लेम ना ले जाए। और जहाँ तक देखें जायदादें है ना, ऑक्शन रोज़ाना होती हैं, डिग्री होती हैं, ऑक्शन होती है, ऑक्शन होने के बाद वो प्रॉपर्टियाँ बिकती हैं, कोर्टों में अपीलें जाती हैं और मामला चलते रहते हैं। लेकिन ये कहा जाए कि वो प्रॉपर्टी उस तक रिवर्स हो जाए, अगर बिकी ना जाए तो अलहदा बात है। अगर बिक गई हुई की है, राइट टू फेयर ट्रायल मुकम्मल हो गया, तो थर्ड पार्टी इंटरेस्ट आ जाता है ज़्यादा से ज़्यादा उस, जो कि इसीलिए ऑक्शन का प्रोसीजर रखा है कि कल को ये ना कह सके यार ये प्रॉपर्टी 10 रुपए की थी, आपने 4 रुपए की बेच दी है। वो प्रॉपर्टी कोर्ट ऑक्शन से बेची है, वो जो पैसा उससे आया, उस प्रोसीड से जो पैसा आया, ज़्यादा से ज़्यादा आपका राइट उस प्रोसीड तक हो सकेगा। और अज़हर साहब, मैं हरल साहब आप मुझे रहनुमाई करें। देखें, मैं नहीं समझ पा रहा कि ट्रायल को उन्हें सज़ा सुना दी, उसमें उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब का जो 8 मिलियन पाउंड जो है ये इनको जुर्माना किया गया। अब इस जुर्माने की वसूली है, इस फैसले के खिलाफ वो हाई कोर्ट जाएंगे, फिर अगर वो आ जाते हैं तो जाहिर है सुप्रीम कोर्ट की रेमेडी भी उनके पास मौजूद है। कहीं से उनको अगर रिलीफ मिल जाता है किसी भी मुलजिम को, तो उस वक्त क्या स्टेटस होगा? भाई देखें, हमारे रोज़ाना के मैटर हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि फ़ीमेल को वरासत से महरूम कर दिया जाता है। एक बहन होती है, उसका हिस्सा भाई ले जाता है और भाई जो है वो आगे बेच देता है और आगे 10वीं जगह पे जाके वो म्यूटेशन हो जाती है। आगे से आगे होती होती वो कहीं
किसी और तक। जब सुप्रीम कोर्ट की जब उसको बहन की फेवर में, सिस्टर की फेवर में जो फीमेल होती हैं उनकी फेवर में फ़ैसला दे देता है, तब ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म में ये लिखा होता है कि आप वो सारी जो म्यूटेशंस हैं उनको कैंसिल करें और वापस जितना इसका शेयर बनता है उसको दिया जाए। इसी तरह मेरी गुजारिश की है कि जब ये अब्सकॉन्डेंस की बेस पे ये फ़ैसला आएगा, जब फ़र्ज़ करें अपील डिसाइड होती है सुप्रीम कोर्ट में, इनकी फेवर में आ जाता है, तो अब्सकॉन्डेंस तो ख़त्म हो जाएगी। जब इनकी अपील जो एक्सेप्ट हो जाती है तो उसमें ये है सुप्रीम कोर्ट ही इसमें कोई प्रिंसिपल जो है वो लेट डाउन करेगी कि क्या इनको कंपनसेशन मिलनी है या वो जो म्यूटेशंस हुई हैं वो कैंसिल करके वापस जो इनकी ओरिजिनल लैंड है वो दी जाए। जी अजहर साहब, अब मुझे थोड़ा सा आखिरी उसमें आप बता दें, फिर अगले टॉपिक्स की तरफ चलते हैं। मेरा सवाल समझ गया ना, मैं कहाँ फंसा हुआ हूँ? नहीं, बड़ा सिंपल सा बता दें। यानी यहाँ पर दूसरा देखें ना, आपको याद है कि सिर्फ इश्तिहारी डिक्लेयर होने पे तोशा खाना के केस में आपको शेखपुरा का केस याद है? तोशा खाना वो जो बाहर से तोहाइफ आते हैं? जी बिल्कुल, उसी के केस के हवाले से तोशा खाना का केस नवाज शरीफ के अगेंस्ट चल रहा है, वहाँ पेश नहीं, और अभी वो ट्रायल चल रहा है, वहाँ वो नहीं पेश हुए, इश्तिहारी डिक्लेयर हुए। इश्तिहारी होने के बाद वो प्रॉपर्टी बाकायदा मोहम्मद बूटा ने ख़रीद ली, मोहम्मद बूटा के नाम पर वो बाकायदा इंतकाल भी चढ़ गए। अब यहाँ वाले केस के अंदर ये वाली जो बात है ना, यहाँ ये ज़हन में रखिएगा, फ़र्ज़ करें वो आपका कल आके एब्सकॉन्डेंस ख़त्म हो जाती है, अब वो जो एक राइट है, देखें ना, आपने खुद मौका दे दिया, अदालत ने मौका दिया आपको, तो वहाँ डिटर्मिनेशन ज़रा राइट के हवाले से ये कहा जाए कि मुझे वही प्रॉपर्टी मिल जाए, ये अदालतों ने बैठ के फैसला करना है। अदालत ज़्यादा कहेंगे भाई ये राइट तो हो गया एक्सरसाइज, अब थर्ड आदमी ने एक इंटरेस्ट शो किया, उसने बोनाफाइड में शो किया, और आप ये कहेंगे वो प्रॉपर्टी मिल जाए। देयर आर नंबर ऑफ प्रेसिडेंट अवेलेबल है कि वहाँ ज़्यादा आप राइट आपका कंपनसेशन का हो सकता है, वह नहीं हो सकता। अच्छा, अभी ये जब मामला चल रहे हैं सेल करने के, अगर इस दौरान मुलजिम आ जाता है और वो आके कहता है भाई मेरी प्रॉपर्टी ना बेचो, मैं आ गया हूँ, ये देखें ना, ये आपने बड़ी जबरदस्त सवाल किया, इसीलिए मौका मिल रहा है उसको। यानी ये देख रहे हैं ये प्रोसेस सारा क्यों हो रहा है, आपने असल बात की तरफ आ गए, यानी हम जरा छोड़ देना बाकी रियलिटीज की तरफ। ये प्रोसेस इसलिए हो रहा है कि भाई प्रॉपर्टी तुम्हारी बिक्री आए अदालतों में आकर, आपके अपनी एब्सकॉन्डेंस इश्तिहारीपन खत्म कराएं और अदालतों में अपीलें मेरिट पे करें। अगर आप ये प्रोसेस गुजरने के बावजूद नहीं आ रहे, इसका मतलब है अपना राइट आप खुद खो रहे हैं, आप खुद खो रहे हैं। अब जो अगर हम ये शुरू कर दें कि जनाब ये वाला मामला शुरू कर दें, कल तो कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदेगा, कोई ऑक्शन में नहीं खरीदेगा, कोई किसी जगह भी अगर इश्तिहारी डिक्लेयर कोई नहीं खरीदेगा। इसलिए उन्होंने उसके राइट प्रोटेक्ट किए और आपको मौका पूरा दिया जा रहा है। आप नहीं आते तो आप ये कहें कि कल मुझे वही मेरा राइट दे जाए। कोर्टें अमूमन इस सारे मामले में, मैं जो समझता हूं कि यहाँ एब्सकॉन्डेंस वाले मामले को सामने रखे, नॉर्मल प्रोसीजर में अलहदा बात है, इनहेरिटेंस का इशू अलहदा अपनी जगह बात है, वहाँ जो कि वजह है कि वो राइट आपका है, आप एब्सकॉन्डेंस नहीं हुए, एक नॉर्मल प्रोसीजर रहा। यहाँ एब्सकॉन्डेंस को सामने रखते हुए आपके राइट तकरीबन एक तरह से ख़त्म हो गए हुए हैं। आपने खुद यू आस्क फॉर इट, अगर आप नहीं आएंगे, आप मौका आज भी है, आए, मैं कहता हूँ नवाज शरीफ आए, आज आके एब्सकॉन्डेंस खत्म कराएं, तो अपीलें मेरिट पे डिसाइड, बात खत्म हो जाएगा। अगर हम ये शुरू कर दें, और इसीलिए अदालत ने देखे मौका दिया, अदालत ने तरीकाकार क्या दिया है, आप आए अदालत में पेश हों, अदालत उस जजमेंट को सस्पेंड कर देती है, जैसे एवनविल में सस्पेंड की, लेकिन एब्सकॉन्डेंस होने की वजह से वो खत्म हो गया। आज भी अगर आ जाते हैं अदालत ऑपरेशन सस्पेंड कर देती है तो बड़े आराम से, इसका मतलब है ना वो सेल हो सकती है ना वो ऑक्शन हो सकती। बिल्कुल ठीक है सर, सब ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, हर साहब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आएंगे तो ख्वाजा सराओं महकमों में पुलिस समेत नौकरियां नहीं दी जा रही, इस हवाले से एक लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की गई शहबाज अकमल जंदरान साहब के हवाले से, उस पर डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। जी हरल साहब, आपकी तरफ आते हैं। एक पिटीशन दायर की गई है लाहौर हाई कोर्ट में, जस्टिस शुजात अली खान साहब ने जो है इसके ऊपर इब्तदाई तौर पर नोटिस भी दायर किया है, नोटिस भी जारी किया है। इसमें दरख्वास्त गुजार शहबाज अकमल जंदरान साहब उनके वकील है और उनका ये कहना है कि ख्वाजा सराओं को पुलिस समेत दीगर महकमों में नौकरियां नहीं दी जा रही। अब पॉइंट ये है कि ख्वाजा सराओं के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में जब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब हुआ करते थे तब भी कई जजमेंट्स आई, तो यार वो तो पाकिस्तान के शहरी हैं, वो एक हमारा हिस्सा है,
एक अनफॉर्चुनेटली एक कुदरती तौर पर अगर उनके साथ कोई प्रॉब्लम हो गया है तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि उनको बिल्कुल आप साइड पे कर दें, उनको इस तरीके से डिस्करेज करें कि भाई आपको हम नौकरी भी नहीं देंगे, पुलिस में यहाँ हो या कोई भी महकमा हो। जी शादाब भाई, देखें मैं समझता हूँ कि सिर्फ पुलिस नहीं, हर महकमे में इनका कोटा मखसूस होना चाहिए। और आपने को मैं बताता चलूँ कि मुगलिया दौर में ख्वाजा सरा जो हैं उनकी एक बाकायदा यूनिट होती थी और उनको महल जो होता था उसमें रसाई जो होती थी, उनकी एक यूनिट का हेड होता था ख्वाजा सरा। तो उनको जो पैगाम रसाई होती थी, जो महल में सारी उन तक उनको रसाई थी, और जो बाकी सारी खिदमात थी वो काफ़ी सारी और भी ली जाती थी उनसे। और मैं समझता हूँ कि आपको हर महकमे के अंदर ख्वाजा सरा जो हैं उनका एक कोटा मखसूस करना चाहिए। और आप पुलिस में तो आप देख लें, एक अर्दली आपने सुना होगा, अर्दली होती है एक नौकरी पुलिस में, उसका काम होता है चाय शाय पेश करना, बनाना, ये वो। तो इस तरह के काम इनसे लिए जाते हैं। ऑफिस के बाहर इनको अर्दली के तौर पे रखा जा सकता है। और बहुत सारे महकमे हैं। ये जो बाज़ वक़्त अज़हर साहब आपकी तरफ आऊँगा, जैसे अरल साहब कह रहे हैं कि वो खुफिया पुलिस भी होती है जो रैकी करती है मुख्तलिफ, वो जिसको कहते हैं कि जाके भाई इसको चेक करो ये कब निकलता है, इस काम भी उनको लाया जा सकता है। तो क्यों हम उनको अलग कर रहे हैं? गुजारिश ये है कि इनसे काफ़ी हर महकमे के अंदर, इवन फौज में, पुलिस में, खुफिया एजेंसियों में, जितनी भी बाकी सारी एजेंसियाँ हैं और भी बहुत सारे महकमे हैं, हर महकमे में इनकी जगह मौजूद है। सिर्फ इस बात की ज़रूरत है कि इनका कोटा मखसूस किया जाए और इनको वहाँ पे और इनको जॉब्स दी जाए, ताकि ये आप देख रहे हैं सड़कों पे किस तरह बेचारे खड़े होते हैं। और हमने एक अजीब तमाशा बनाया हुआ है, उनको हमने एक अलहदा कंसीडर करते हैं कि वो पता नहीं कोई और मखलूक है। अज़हर साहब, ख्वाजा सरा के साथ ये ज़्यादती है। बिल्कुल। अज़हर साहब, ख्वाजा सरा प्रोटेक्शन एक्ट 2018 तालीम, सेहत, जायदाद की खरीदो फरोख्त, विरासत में हिस्सा, वोट कास्ट करने के तमाम हकूक़ इनको दिए गए हैं। तो फिर हमारा जो सिस्टम है, हमारी जो हुकूमत है, इस पे तवज्जो क्यों नहीं दे रही? अच्छा शादाब साहब, देखिए प्रॉब्लम है, कई चीज़ें हम एजम्पशन और प्रिजम्पशन पे चलते हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये ख़ुद सामने फ्रंट पे नहीं आते। देखिए, ये भी अवेयरनेस देने वाली ज़रूरत है। हमारे किसी कानून में इनको रुकावट नहीं है। अगर आप मुझे कहें कि आप आज CSP अफसर बनना चाहते हैं तो कहा जाए कि इसके कानून में रुकावट है, वो नहीं है। बड़ी लंबी जंग है, शनाख्ती कार्ड नहीं बनते थे इनके, ID कार्ड इनके बन गए और बड़ी क्लियर। यहाँ जो डिस्क्रिमिनेशन का एलिमेंट है ना, स्पेशल कवानीन बनाने के हवाले से, वो देखिए बन गया है। हालांकि आर्टिकल 25 में ख़वातीन और बच्चों के हवाले से कवानीन बनाने की बात यहाँ की है। यहाँ जो इशू, जो प्रॉब्लम जो आ रही है ना, अभी रिसेंटली हम एक केस लेकर चल रहे हैं और मैं पिछले 10 साल से कोशिश कर रहा हूँ माजूरों के हवाले से। देखिए, माजूरों के हवाले से हमने बाकायदा कानून साजी करवाई। अभी हम स्पेशल बच्चों के हवाले से मामला, आज भी जैसे एक दिन पहले जैसे जवाहर हसन साहब के पास मामला ये लगा हुआ था कि उन बच्चों के हवाले से राइट, जितने भी राइट तय कर रहे हैं ना, हम ये कहें कि उनका बैठकर एक स्पेशली, मैं समझता हूँ कि इनको अवेयरनेस देने के बाद इनका तरीक़ाकार ये तय होना चाहिए कि ये एक तो ये एहसास जो कम तरी है ना, इनमें से निकाला जाए कि ये आम आदमी की तरह से हैं, आए मेरिट में आए। और दूसरी बात जो हरल ने बात की, मैं उस बात से भी इत्तफाक करता हूँ कि देर आर सर्टन फील्ड्स कि जहाँ बैठ के सिर्फ यही हो जाए कि इन फील्ड के अंदर ना, यानी ये वो फील्ड्स हैं कि जिनमें सिर्फ और सिर्फ ट्रांसजेंडर आएंगे, ये ख्वाजा सरा आएंगे, इसके अलावा और कोई नहीं आएगा। यू कैन, आप बना सकते हैं। एक और जो बात है ना, देखिए अब सड़कों पे फिर रहे हैं, ये बैतुल माल का एक जो कॉन्सेप्ट इमरान खान ने दिया है ना, और जिस गवर्नमेंट ने दिया है, इस गवर्नमेंट को चाहिए उसको एक्सपैंड करे। मैं ये नहीं कह रहा कि इनको भीख दे, इनको यानी फिर अज़हर साहब फिर वो भीख तो बेचारे पहले भी सड़कों पे मांग रहे हैं। नहीं, मैं और बात कर रहा हूँ मैं इस हवाले से कि देखिए, आपके पास कितने होंगे ये लोग। सबसे जो बड़ा काम है ना, इनकी रजिस्ट्रेशन का लोग डरते हुए रजिस्टर नहीं कराते। इनको पहले आप रजिस्टर करवाएं। रजिस्टर करने में आपको अंदाज़ा हो जाएगा कितने के लोग हैं, उनमें उनकी तालीमी काबिलियत, ये सारा बैठ के ना। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है इनके लिए। जैसे चाइल्ड प्रोटेक्शन एक अथॉरिटी बनाई हुई है आपने, बच्चों का आप ध्यान रख रहे हैं, इनके लिए अगर ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन अथॉरिटी भी बन जाए तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये काम तब होना है जब तक कानून साजी ना हो। कोटा आप रख भी देंगे, कोटा कल चैलेंज होगा कि जनाब इनको कोटा कैसे दे दिया आपने, और वजह क्या है कि आइन के अंदर इनके लिए स्पेशल प्रोविजन मौजूद नहीं। या तो आइन के अंदर स्पेशल प्रोविजन मौजूद होती, हाँ ये हो सकता है कि इनके लिए स्पेसिफाइड महकमे कर सकते हैं कि जनाब इन लोगों की ज़रूरत है, ये लोग आगे फ्रंट पे आएँ, बाकायदा
और इसके लिए इनको जो सहूलियत देनी है, इनके लिए इनकी अथॉरिटी अगर तश्कील दे दी जाए तो बहुत बेहतर होगा। और ये अच्छा एक टॉपिक है और हमें इन लोगों का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। आज कोविड में आप लोगों ने हालात देख लिए कि बेचारों के पास खाने के लिए, कमाने के लिए कुछ रह नहीं गया था। और आजकल तो वैसे भी है, वो शादियों के वो इवेंट तो ख़त्म हो गए। बचपन में हम देखा करते थे ये लोगों ने आकर कोई बच्चा पैदा होना, इन लोगों का एक प्रोसेस था। अब तो देखा जाए तो इनके लिए तो बहुत बुरे हालात हैं और ये सोचना पड़ेगा वफाकी और सूबाई हुकूमतों में। ये भी एक प्रॉब्लम है कि वफाक और सूबे यानी कौन लेकेगा, यानी मामला सूबे पे आएगा, वफाक पे आएगा। कोई ये कवानीन ऐसे हैं जो स्पेशल लेजिस्लेशन बननी है जिसके लिए वफाक को भी आगे आना चाहिए, सूबों को भी आगे आना चाहिए। बजाय ये एक सूबा बनाएगा, यानी ये वफाक को सोचकर इन चीज़ों को आगे लेकर। चले हैरल साहब की तरफ चलते हैं। हैरल साहब, आइन हमारा जो है, मतलब ये जो पिटिशन में उसमें तो 2018 में प्रोटेक्शन बिल जो एक्ट जो आया था, इसमें सरकारी महकमों में मुलाजमतें के अलावा ये इलेक्शन में भी हिस्सा ले सकते हैं। तो अगर ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं, ये लिखा हुआ गलत नहीं है, तो फिर तो मेरे ख्याल में कि हमारे हुकूमत की, चाहे वो सूबाई हो या वफाकी हो, उनकी कमज़ोरी है, उनकी नहली है कि वो इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे कि जो भी चाहे 50 हैं 100 हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर ख्वाजा सरा, उनको प्रोटेक्ट करना, क्या वो रियासत होगी माँ के जैसी, तो क्या इनकी माँ के जैसी नहीं है? देखिए जी, गुजारिश ये है कि इनको जब तक हम लिवरेज नहीं देंगे, इनको अट्रैक्शन नहीं देंगे, इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक ये इनका मसला हल नहीं होगा। ये इसी तरह सासे कमतरी में शिकार, जैसे अज़हर साहब ने फरमाया कि मेरिट की बुनियाद पे या उनके लिए कोई ममानत ऐसी नहीं है कि वो कंपटीशन में आएँ, एजुकेशन लें, सारा जॉब्स के लिए अप्लाई करें। इसमें अनफॉर्चुनेटली गुजारिश ये है कि उनके लिए ऐसी सारी अपॉर्चुनिटी, बेसिक अपॉर्चुनिटी उनको हमने प्लेटफार्म ही कोई नहीं दिया हुआ। जब तक हम उनके लिए एक स्पेशल, चाहे आप इसमें कोई लेजिस्लेशन कर लें, कोई एक्ट ले आएँ, उनको हम स्पेशल एक अट्रैक्शन देंगे, उनको हम इस दायरा में ले आएंगे, तब वो खुद ब खुद उनको एक अट्रैक्शन फील होगी और तब वो इन जो मांगने वाला सिलसिला है, वो सड़कों वाला सिलसिला है, उससे वो ख़त्म हो जाएगा। और उसके लिए ज़रूरी है कि पहले हम उनको अट्रैक्शन दें, उनकी जॉब जो है वो स्पेसिफाई करें और उसमें ये हो बाकायदा कि ये जो अगर कोई भी वैकेंसीज आई हैं किसी भी में, उसमें स्पेशल इनके लिए मुख्तस किया जाए कोटा कि ये इस पे सिर्फ और सिर्फ जो है वो ख्वाजा सरा ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो है इनको हम इंटरटेन नहीं कर सकते। उनके लिए हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो लोगों के साथ रवैया है, एक अच्छा नहीं है। आम जैसे उन फीमेल के साथ हमारा होता है, ख्वाजा सराओं के साथ होता है, ओवरऑल हमारा कोई रवैया अच्छा। ब्रेक ले लें, ब्रेक लेके आके वापस आएंगे, जानशीनी सर्टिफिकेट के हवाले से बात करेंगे, जो कि पहले मामला अदालत में था और अब उसको नादरा के हवाले कर दिया है। छोटे से ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन। अज़हर साहब, आपकी तरफ आते हैं। जानशीनी सर्टिफिकेट जारी करने का इख्तियार नादरा को देने का इक़दाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। पंजाब हुकूमत ने जानशीनी सर्टिफिकेट जारी करने का इख्तियार नादरा को दे दिया था। अब उसमें एडवोकेट नदीम साहब हैं, नदीम सरवर साहब हैं, उनका ये मौक़िफ़ है अदालत में कि इस तरह मामला ठीक नहीं हो रहे, नादरा से लेके वापस अदालतों को दे दिया जाए। देखिए, एक तो बात है कि जब राइट और लाइबिलिटीज़ की बात आती है, अब लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की एनफोर्समेंट होनी है, तो उसमें तो कोर्ट के पास इख्तियार है कि वो तय करती है कि डिक्लेरेशन कैसी होनी है। हमारे यहाँ कई बीवी हैं, कई 2 बीवियाँ रखी हैं, 4 बीवियाँ रखी हैं, बच्चे हैं, सौतेले बच्चे हैं। तो यहाँ नादरा जो कि एक आपके सामने यहाँ जाली शनाख्ती कार्ड बन रहे हैं, यहाँ जालसाजी इतनी ज़्यादा। एक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का देखें एक स्टेप साहब, अभी I8009 पे शनाख्ती कार्ड आपका मैं डालूंगा, 5 मिनट में पता लग जाएगा आपने कितनी शादियाँ की हैं,
कितने बच्चे हैं, देखिए वो भी एक सिस्टम बन गया है। मैं इत्तेफाक करता हूं, लेकिन सवाल है कि क्या सारे आईडी कार्ड बन चुके हैं? आप बात जो कह रहे हैं मैं आने लगा उस तरफ। लेकिन यहाँ जब कानून साजी करते हो ना, उनसे दो गलतियां होंगी, कोई मुश्किल काम नहीं था ये सारे। मैं समझता हूँ इस कानून में, वो जो कानून है अच्छा कानून है कि आप बजाय, यानी होता क्या था, पहले वो कोर्ट से डिक्लेयर करता था, फिर वो नादरा के पास जाता था, नादरा उसको उसके मुताबिक बाकायदा FRC सर्टिफिकेट जो फैमिली रजिस्ट्रेशन बनानी थी वो सारा करता था। आपको इसमें क्या करना चाहिए था इस कानून में, और हो सकता है अदालत इसमें मुआवनत करे और अदालत बाकायदा डायरेक्शन दे, आप जहाँ जहाँ नादरा सेंटर है ना, ये हर जगह मत करें आप सक्सेशन सर्टिफिकेट के वाले से। नादरा के बड़े सेंटर मौजूद हों, नादरा के वहाँ बड़े सेंटर के अंदर बाकायदा जो बैठ के ना, आप, मैं ये नहीं कहता, लेकिन एक कोई मैजिस्ट्रेटियल लेवल का आदमी जो जज के इख्तियारात रखता हो वो बैठ के वहाँ बढ़ा दे। वो एक थोड़ा सा प्रोसीजर ये कंप्लीट करना है, अदालत की तर्ज का दोनों का इश्तिहार दे, यानी एक जो नॉर्मल जो सक्सेशन सर्टिफिकेट के जाते हैं ना, वहाँ भी अखबार इश्तिहार होता है, तो वो सेमी कोर्ट प्रोसीडिंग जो है ना, आप इस तरह की यहाँ ले आएंगे। मैं समझता हूँ भैया, कहीं यानी आप मुझे कहेंगे कि मैं शायद वकीलों के रोजी पर टांगे मार रहा हूँ। देखिए ये सक्सेशन सर्टिफिकेट वाले मामले में हम भी समझते हैं ये बड़ी ज्यादती है। जहाँ तक इमोबल प्रॉपर्टीज़ वाला मामला है, वो तो होना चाहिए, सिर्फ क्या होना था, कैश ट्रांजैक्शन है, बैंकों में पैसे पड़े होते हैं, ज़रूरी फौरी पैसे चाहिए होते हैं, और इसमें बड़ी दिक्कत है, और कई दफ़ा साल लग जाते हैं सक्सेशन सर्टिफिकेट को इश्यू होने के लिए। सिर्फ उस लेजिस्लेशन को थोड़ा सा बेहतर करके अगर आप इस तरह ले आएंगे, और मैं सपोर्ट करता हूं इस बात को कि सक्सेशन सर्टिफिकेट अदालत में टोटल प्योरिटी, यानी अदालत में ना आए मामले, जहां डिस्प्यूट हो, जहां प्रॉब्लम्स हो, वहां जरूर वहां पर आप कोर्ट में। हरल साहब आप क्या कहते हैं? क्योंकि देखिए एक आम तासुर ये भी है कि जो एक आम आया है, अगर वो नादरा के जरिए जो अपना सर्टिफिकेट वगैरह हासिल करता है तो उसका कोई खर्चा नहीं आता। अब जब वो सक्सेशन सर्टिफिकेट या डिक्लेरेशन के लिए अदालत में जाएगा तो कम से कम भी उसको 20, 25, 30 हज़ार रुपया फीस का मद में वकील को देना पड़ेगा। फिर तमाम तफसीलात मतलब उसको करते करते 40-50 हज़ार रुपया उसका खर्चा आ जाता है, जबकि नादरा में तो उसको कुछ भी नहीं देना पड़ा। नहीं शादाब भाई, मैं थोड़ी सी वजह देखें, जब कोई बंदा फौत हो जाता है तो उसकी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, जो लीगल एड्स होते हैं उसके, वो सूरफा डिक्लेरेशन करते थे और करते हैं, और जो कोई मूवेबल प्रॉपर्टी होती है उसकी हद तक उन्हें सक्सेशन जो है वो सक्सेशन सर्टिफिकेट कोर्ट से लेना पड़ता था। तो अब इन्होंने क्या किया है कि जो सक्सेशन सर्टिफिकेट है वो इन्होंने इख्तियार जो नादरा को दिए हैं, उससे मैं समझता हूँ कि ये वकीलों की रोज़ी रोटी का मामला नहीं है, ये आवाम का मामला है। जब भी आप कोई कानून बनाते हैं, कोई ऑर्डिनेंस ले आते हैं, तो उसमें सबसे जो आम बात है वो देखनी होती है कि इससे आवाम को क्या फ़ायदा हो रहा है। इससे आवाम को फ़ायदा नहीं हो रहा, उल्टा नुकसान ये हो रहा है कि इससे एक तो लेंथी प्रोसेस हो जाएगा और एक्सपेंसिव हो जाएगा। लेंथी कैसे होगा मैं बताता हूँ कि अगर एक आदमी है, उसने जाके नादरा में सक्सेशन सर्टिफिकेट जो है उसके लिए अप्लाई किया है, एक्सपेंसिव भी है, इन्होंने फ़ीस रख दी है बाकायदा कि वो 10 लाख के तक जो है 25,000, उससे ऊपर इन्होंने परसेंटेज कुछ रख दी है, उससे ये महंगा भी हो गया है। और उसके बाद अगर कोई और क्लेमेट आ जाता है, जैसे अज़हर साहब ने फरमाया, यहाँ पे लोगों ने शादियाँ भी की होती हैं, कुछ शादियाँ होती हैं जो रजिस्टर्ड होती हैं, कुछ रजिस्टर्ड नहीं होती, तो उसके लिए क्लेमेट कोई बाद में आ जाता है, तो वो बाद में वो आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस तब भी जाके डिटरमिन हो सकता है, और थ्रू कोर्ट डिटरमिन हो सकता है कि इसके कौन कौन से वारसान हैं और कौन कौन से इस प्रॉपर्टी को के जो है वो लीगल एड्स है इसको जिनको मिलनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ आप क्या होगा, आप पहले लोग नादरा में जाएंगे और वहाँ पे इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होगी, और उसके बाद वो लेंथी होगा प्रोसेस और एक्सपेंसिव होगा, उसके बाद अल्टीमेटली फिर कोर्ट में आएगा। और दूसरी बात इसमें ये है कि क्योंकि सक्सेशन एक्ट है, और एक्ट जो होता है वो थ्रू कोर्ट जो है उसको अख्तियार होते हैं। बहुत शुक्रिया गुलाम अब्बास हरल साहब आपका, अज़हर सदीक साहब आपका। नाज़रीन, आज के ज़ंजीर अदल में इतना ही। आइंदा जुमे नए टॉपिक्स के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर होंगे। शादाब रियाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।